हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एस्टेक फ्लूइड्स एंड मशीनरी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 13 से 14 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि ये जो कंपनी है, ये कंपनी इंपोर्ट जो प्रिंटर्स वगैरह होते हैं उनको इंपोर्ट करने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा जो यहाँ पे प्रिंटर्स के जो स्पेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो इंक वगैरह की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके अलावा जो भी उसके अंदर प्रिंटर के अंदर जो प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, तो वो ये कंपनी हमें बेचती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम एक अच्छी बात की अगर हम बात करेंगे तो आउट ऑफ इंडिया भी ये कंपनी हमें प्रोडक्ट बेचती हुई नजर आती है। श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, केन्या और निजेरिया, ऐसी कंट्रीज में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हुई हमें यहाँ पे नजर आती है। अगर हम कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो अहमदाबाद में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हमें यहाँ पे नजर आता है और खेड़ा गुजरात में कंपनी का वेयर हाउस है, जहाँ पे कंपनी अपना जो भी प्रिंटर्स वगैरह होते हैं तो उनको वहाँ पे कंपनी रखने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम अभी करंटली कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली अराउंड 28 एम्प्लॉइज की कंपनी के नाम में भी काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर यहाँ से अगर कंपनी को और ग्रो करना है तो डेफिनेटली वहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ पे आने वाले टाइम पे कंपनी के हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जेट इंक प्राइवेट लिमिटेड करके यहाँ पे कंपनी को एक कंपनी ये जो कंपनी इसको कंपनी को एक्वायर करना है, तो इससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव फैक्टर मुझे यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि देखिए अभी हार्डली लगभग 50 करोड़ के लगभग ये कंपनी ईयरली रेवेन्यू कर रही है। और इतने छोटे बेस इफेक्ट पे अगर आप जाके अगर कोई और कंपनी को अगर आप खरीद रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो मेन जो ऑर्गेनिक बिजनेस है वहाँ पे आपको ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, इसीलिए आप कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी को यहाँ पे खरीद रहे हो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये मुझे नेगेटिव लगता है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंपनी ने कुछ लोन्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए, तो उसे यहाँ पे कंपनी रीपे करेगी, जो कि डेफिनेटली देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अच्छा हो सकता है। क्योंकि अगर आपका डेट से अगर डेट आपका कम हो जाता है इक्विटी के कंपेरिजन में, वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट उनको यहाँ पे हाई पी रेशियो देखने का हाई पी रेशियो मार्केट एक बार के लिए शॉर्ट टर्म उन स्टॉक को देने का काम करता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 34 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और उसके अगेंस्ट लगभग 2 करोड़ 46 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे लगभग 12 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था, यानी कि अराउंड 35% की ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर में देखने को मिलती है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे अराउंड 20-25% ये नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 54 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने अराउंड 3 करोड़ 27 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे यहाँ पे नेगेटिव लगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे लगभग 8 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है, यानी कि परसेंटेज टर्म में लगभग 17-18% की यहाँ पे ग्रोथ हमें नजर आई है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में हमें इतनी ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, अराउंड 4-5% से यहाँ पे नेट प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था। यानी कि जो एडिशनल यहाँ पे जो रेवेन्यू का नंबर था वो यहाँ पे कंपनी के मार्जिन को सेक्रीफाइस करके हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 9 महीने में लगभग 51 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग ईयरली रेवेन्यू लगभग 70 करोड़ के लगभग कंपनी का हो सकता है। और इसको अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को भी अगर हम ईयरली करेंगे तो लगभग 6 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी की हमें यहाँ पे होती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 मई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 14 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 10 रुपये पर शेयर की यहाँ पे फेस वैल्यू हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। 67 पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,34,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 24 करोड़ 12 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और यहाँ पर अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा, यानी कि लगभग 8-9 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 16 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 16 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 17 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 90 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और ये साल लगभग 6 करोड़ के लगभग की अगर की कंपनी की अगर हम एनुअलाइज अर्निंग अगर हम मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से लगभग 15-16 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन वाइज ठीक है। और अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से छोटे बेस इफेक्ट पे कंपनी की जो ग्रोथ होनी चाहिए वैसी ग्रोथ नहीं है, लेकिन एक बार के लिए जिस तरीके के वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ग्रोथ जस्टिफाइड हमें यहाँ पे नजर
नजर आती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अभी कंपनी इतने छोटे बेस इफेक्ट पे अगर कोई कंपनी को एक्वायर करिए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे वो नेगेटिव नजर आता है। लेकिन एक बार के लिए मुझे लगता है कि ऑल ओवर एक छोटा इशू भी है 24 करोड़ के लिए देखा जाए तो कोई बड़ा आईपीओ का इशू है जो हमें यहाँ पे नजर नहीं आता। तो एक बार के लिए ज़्यादा यहाँ पे लिस्टिंग एंड ज़्यादा सेलिंग की दिक्कत नहीं रहेगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे अगर लिस्टिंग एंड के लिए अप्लाई करना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लिस्टिंग एंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे भी अवॉइड लगता है क्योंकि एक बार के लिए हो सकता है कि यहाँ पे 4-5 महीने में जब ये कंपनी को एक्वायर कर लेगी तो उसके बाद में जब अगर कॉन्सोलिडेटेड बेसिस में जब कंपनी के जो कंपनी यहाँ पे खरीद रही कंपनी अगर उनके नंबर भी अगर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में आएंगे तो एक बार के लिए रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी की बढ़ सकती है। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि वही ग्रोथ आएगी। तो पॉइंट से मेरे ख्याल से एक बार के लिए आपको लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि अराउंड 30-40% के यहाँ पर आपको लिस्टिंग इन मिल सकते हैं। तो पॉइंट से डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि हैशटैग फ्लूट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।